सुनते हैं कैंसर कारक तत्व सरल एवं घातक ट्यूमर। क्लास में स्टूडेंट यहाँ पे तो ठीक नहीं लगता होता है। कैंसर एक किस्म की बीमारी नहीं होती बल्कि यह कई रूपों में होता है। कैंसर के 100 से अधिक प्रकार होते हैं। अधिकतर कैंसरों के नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखे जाते हैं जिसमें वे शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए बृहदान्त्र में शुरू होने वाला कैंसर पेट का कैंसर कहलाता है। कैंसर जो कि त्वचा की बेसल कोशिकाओं से शुरू होता है बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। कैंसर शब्द ऐसे रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें असामान्य कोशिकाएं बिना किसी नियंत्रण के विभाजित होती हैं और वे अन्य ऊतकों पर आक्रमण करने में सक्षम होती हैं। कैंसर की कोशिकाओं रक्त और लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है। कैंसर के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक सेल को खराब करना शुरू कर देता है। एक सेल अपने आप कई भागों में बंटना शुरू हो जाता है। सेल जिसके कारण वो छोटे छोटे गांठों में बन जाता है जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। या फिर उस सेल तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो वो इस तरह की क्रिया करता है और वो ट्यूमर या कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। और कार्सिनोमा कार्सिनोमा ऐसा कैंसर जो कि त्वचा में उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों या स्तर का आवरण बनाते हैं। ये हम कार्सिनोमा कैंसर होता है त्वचा में या उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के स्तर या आवरण, जो आंतरिक अंग होते हैं हमारे जो शरीर के अंदर होते हैं उनके अंदर कार्सिनोमा जो है कैंसर बनता है। उसे आंतरिक अंगों में बनने वाला कैंसर कार्सिनोमा कहा जाता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं। सार्कोमा यह कैंसर जो कि हड्डी उपास्थि वसा मांसपेशियां रक्त वाहिकाओं या अन्य संयोजकों का सहायक में शुरू होता है। जो हड्डियों में कैंसर होता है या फिर हमारी मांसपेशियों में या फिर रक्त वाहिका में, जो हमारी वेन्स और हमारी वेसल्स, हमारी आर्टरीज होते हैं, वहां पर जो टिश्यूज होते हैं उनके डैमेज होने से जो बीमारी बनती है, जो वो टिश्यूज हमारे खराब होने लग जाते हैं उन्हें सार्कोमा कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर जो कि रक्त बनाने वाली मज्जा जैसे ऊतकों से शुरू होता है और असामान्य रक्त कोशिकाओं की भारी मात्रा में उत्पादन और रक्त में प्रवेश का कारण बनता है। ल्यूकेमिया कैंसर ये ब्लड के अंदर जो हमारे WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ज्यादा मात्रा हो जाती है। वैसे तो हमारे WBC जो है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी असामान्य रूप से बढ़ोतरी हो जाती है तो ये रक्त के माध्यम से और लसिका तंत्र, जो रक्त की नलियां होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेसल्स होते हैं, उसके अंदर से जो ब्लड छन कर बाहर आता है उसे लसिका तंत्र या लिम्फोम कहते हैं। वहां पर जो बीमारी बनती है, वो जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसे ल्यूकेमिया कैंसर कहते हैं। और ये तुरंत ही पूरी बॉडी में फैलता है क्योंकि ये ब्लड से फैलता है। ब्लड जो है पूरे शरीर में परिवहन का कारण, वो परिवहन का काम करता है, इसलिए ये पूरे शरीर में जल्दी से फैलता है। लिम्फोमा और माइलोमा ऐसा कैंसर जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होता है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है या रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, वहां पे जो कैंसर शुरू होता है लिम्फोमा, वही जो लसिका तंत्र है हमारा, जो ब्लड को छन के जो तरल पदार्थ बनता है, जो हमारे जीवन ऊतकों और हमारे सेल को ऊर्जा देता है, उनको पोषण देता है, नए सेल बनने में हमारी मदद करता है, वही कैंसर से ग्रस्त हो जाता है। उसे लिम्फोमा या माइलोमा कैंसर कहते हैं। अलका जी आप ऑनलाइन में पढ़ेंगे? जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी मैम, पढ़ती। ये लिम्फोमा माइलोमा, लिम्फोमा माइलोमा ऐसा कैंसर जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होता है
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कैंसर जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को में शुरू होते हैं। हाँ, ये होता है कि बोन मैरो हमारा जो डिस्टर्ब हुए, बोन मैरो जो हमारी हड्डियों के बीच जो खोखला पार्ट होता है, वहाँ पे स्पंजी टिश्यूज होते हैं, बड़े सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ये हमारे समझ लो कि ब्लड बनाने की फैक्ट्री होती है। जो हड्डियों के जो बीच में होता है बोन मैरो, इससे हमारे जीवन ऊर्जा चलती है। यहाँ पे हमारा ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सारे जो है वो वहीं पर बनते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो कैंसर बनता है वो हमारे पूरे शरीर की रीढ़ की हड्डी और जो हमारे टिश्यूज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तुरंत बहुत जल्दी। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर कहलाता है। हाँ जी, कैंसर की उत्पत्ति। कैंसर की उत्पत्ति सभी प्रकार के कैंसर कोशिकाओं में शुरू होते हैं जो शरीर में जीवन की बुनियादी इकाई होती हैं। कैंसर को समझने के लिए यह पता लगाना उपयोगी है कि सामान्य कोशिकाओं की कैंसर कोशिकाओं में परिणत होने पर क्या होता है। शरीर में कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और ये नियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। कोशिकाएं जब पुरानी या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे मर जाती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। हालांकि कभी कभी यह व्यवस्थित प्रक्रिया गलत हो जाती है। जब किसी सेल की आनुवंशिक सामग्री क्षतिग्रस्त हो जाती है या भी बदल जाती है तो उससे उत्परिवर्तित या म्यूटेशन पैदा होता है जो कि सामान्य कोशिका के विकास और विभाजन को प्रभावित करते हैं। जब ऐसा होता है तब कोशिकाएं मरती नहीं और उनकी बजाय नई कोशिकाएं पैदा होती हैं जिनकी शरीर की जरूरत नहीं होती। ये अतिरिक्त कोशिकाएं बड़े पैमाने पर ऊतक रूप ग्रहण कर सकती हैं जो ट्यूमर कहलाती हैं। हालांकि सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते। ट्यूमर सौम्य या घातक भी हो सकता है। अभी कैंसर कैसे बनता है ये हमें बताया है कि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल जो है वो अचानक उनका बहुत ज्यादा जल्दी से विभाजन होना शुरू हो जाता है। एक सेल बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारे सेल में परिवर्तित हो जाता है। वैसे तो कोशिकाएं हमारी जो पुरानी हो जाती है तो वो खुद मर जाती हैं और वो वेस्टेज जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, मल मूत्र के जरिए इस तरह से निकल जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो है वो बहुत जल्दी विभाजित हो जाती है, बहुत ज्यादा स्थिति में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तो वे कुछ काम नहीं आती, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे वो गांठों के रूप में बननी शुरू हो जाती है और वो कैंसर कहलाती है। या फिर किसी सेल की आनुवांशिक सामग्री या उसका डीएनए जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गंभीर बीमारी या बहुत गंभीर बीमारी या बहुत टाइम तक कोई बीमारी रह जाए तो उसका डीएनए अपने आप चेंज होने लग जाता है तो भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन सभी कैंसर जो है, सभी ट्यूमर जो है, गांठें जो है वो कैंसर घातक नहीं होती, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ घातक होती है। तो अब इसमें सौम्य ट्यूमर, ये कैंसर वाले ट्यूमर नहीं होते, इससे शरीर से हटाए जा सकते हैं और ज्यादातर मामलों में वे फिर वापस नहीं आते। सौम्य ट्यूमर की कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते। घातक ट्यूमर, ये कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं और इन ट्यूमर की कोशिकाएं आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकती हैं तथा शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। कैंसर के शरीर के एक भाग से दूसरे फैलने के प्रसार को मेटास्टेटिक कहा जाता है। ल्यूकेमिया, यह जो सौम्य ट्यूमर होता है इसको हम ऑपरेशन के साथ निकाल देते हैं तो ये निकल जाता है, दोबारा इसके होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे गांठ बन गए शरीर के अंदर तो हमें डर है कि बाद में कैंसर बन जाए और उसको अगर ऑपरेशन की सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं फिर वो ठीक रहता है, वहां पर नहीं बनता। लेकिन जो घातक ट्यूमर होते हैं, जो घातक गांठें होती हैं, अगर उसको इलाज भी कर देते हैं तो वहां पे अगर पॉइंट बराबर की मतलब निब वो जो पेन का जो बिल्कुल छोटा सा डॉट टिप होता है उसका भी सोमा हिस्सा अगर रह जाए तो वो बड़ी तेजी के साथ फैलता है
और ल्यूकेमिया जो है ये अस्थि मज्जा और रक्त का कैंसर, बोन मैरो का और ब्लड का कैंसर है। अस्थि मज्जा बोन मैरो भी मैंने बताया था, जो हमारे हड्डियों पे खोखला भाग होता है, वहाँ पे स्पंजी टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट बड़े सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे हमारे ब्लड बनता है, ब्लड की फैक्ट्री मान सकते हैं आप इसे। इसमें और ये रक्त का कैंसर, अगर इसके अंदर कोई बीमारी हो, जिगन कैंसर हो जाए, यहाँ पर काफी सारे वो टिश्यूज बन जाए, वो सड़ने लग जाए तो वो कैंसर बन जाएगा और ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि रक्त जो है पूरे शरीर में परिवहन का काम करता है, पूरे शरीर में वो फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, पोषक तत्वों को लेके जाएगा, अगर उसमें बीमारी बन गई तो वो बीमारी को लेके जाएगा, तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जल्दी से, बहुत जल्दी से फैलता है। कैंसर के कुछ लक्षण, स्तनीय शरीर के किसी अन्य भाग में कड़ापन या गांठ, एक नया तिल या मौजूदा तिल में परिवर्तन, कोई खराश जो ठीक नहीं हो पाती, स्वर बैठना या खांसी ना हटना, आंत या मूत्राशय की आदत में परिवर्तन, खाने के बाद असुविधा महसूस करना, निकलने के समय कठिनाई होना, वजन के बिना किसी कारण में वृद्धि या कमी आना, असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज, कमजोर लगना या बहुत थकावट महसूस करना। आमतौर पर यह लक्षण कैंसर के कारण उत्पन्न नहीं होते, ये सौम्य ट्यूमर या अन्य समस्याओं के कारण भी पैदा हो सकते हैं। केवल डॉक्टर ही इसके बारे में ठीक ठाक बता सकते हैं। जिसे भी ये लक्षण या स्वास्थ्य में अन्य परिवर्तन आते हैं, इसका तुरंत पता लगाने के लिए डॉक्टर से दिखाना चाहिए। आमतौर पर शुरुआती कैंसर दर्द नहीं करता। यदि आपको कैंसर के लक्षण है तो डॉक्टर को दिखाने के लिए दर्द होने का इंतजार न करें। अब ये लक्षण कैसे समझेंगे? तिल तो वैसे भी हो जाते हैं, तिल मतलब बॉडी के ऊपर तिल अपने आप नए उग भी आते हैं, नए बन जाते हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे वो तिल असामान्य रूप से परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा लाल हो रहा है या ज्यादा उसका रंग डार्क हो रहा है या फैल रहा है या नया तिल बन रहा है, या फिर हमारे गले में कुछ ऐसा है जो खराश है, बार बार दवाई सब चीज खाने को भी, सारे परहेज करने को भी वो ठीक नहीं हो रही, तो उसको ज्यादा उसको इंतजार न करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसी तरह खाने पीने में कोई अगर सुविधा नहीं करना है, निकलने में तो कठिनाई होती है, तो गले के अंदर तो हमें दिखाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और या फिर असामान्य रूप से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, या बहुत ज्यादा हमारा वजन कम हो रहा है, थकावट हो रही है, और बाकी सब चीजें ठीक है, कोई हमें बीमारी भी नहीं, लेकिन बार बार हमारा वजन कम हो रहा है, तो हमें एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, इनका इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आगे कैंसर की रोकथाम। कैंसर होने के खतरे को कम करने के लिए के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करें, कम वसा वाला भोजन करें तथा सब्जी, फलों और समूचे अनाजों का उपयोग अधिक करें, नियमित व्यायाम करें। जांच, प्रयोगशाला परीक्षण, रक्त, मूत्र व अन्य तरल पदार्थों की मदद से डॉक्टर इनकी जांच कर सकता है। इन परीक्षणों से अंग कितनी अच्छी तरह से संक्रमित से कामकाज कर रहे हैं या पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पदार्थों की भारी मात्रा में भी कैंसर का संकेत मिलता है। इन पदार्थों को अक्सर ट्यूमर मार्कर कहा जाता है। हालांकि प्रयोगशाला में असामान्य परिणाम कैंसर से निश्चित संकेत नहीं होते। कैंसर की जांच करने के लिए केवल प्रयोगशाला परीक्षणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इमेजिंग प्रक्रिया, यह शरीर के अंदर क्षेत्रों की तस्वीरें बनाती है या डॉक्टर को यह जानने में मदद करती है कि क्या शरीर में कोई ट्यूमर मौजूद है। ये इमेजिंग कई तरीके से लिए जा सकते हैं, जैसे एक्सरे शरीर के अंदर के अंगों, हड्डियों को देखने का सबसे आम तरीका है। सीटी स्कैन, इस विधि में एक एक्सरे मशीन एक कंप्यूटर से जुड़ी होती है जो किसी कंट्रास्ट सामग्री के साथ अंगों के विस्तृत चित्रों की एक श्रृंखला बनाता है। इन चित्रों को पढ़ना आसान होता है। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन, इसमें रेडियोधर्मी सामग्री को एक छोटी मात्रा है कि इंजेक्शन के द्वारा इमेजिंग की जाती है। यह रक्त से होकर बहती है और कुछ हड्डियों या अंगों में जमा हो जाती है।
एक मशीन जिसे स्कैनर कहते हैं रेडियोधर्मिता को मापती है और उसका पता लगाती है। स्कैनर कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिल्म पर हड्डियों या अंगों के चित्र बनाता है और शरीर से जल्द ही रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर निकल जाता है। अल्ट्रासाउंड, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड उपकरण ध्वनि तरंगे प्रेषित करता है जिन्हें लोग नहीं सुन सकते। तरंगे शरीर के अंदर के ऊतकों और प्रतिध्वनियों की तरह टकराकर वापस लौटती हैं। कंप्यूटर इन प्रतिध्वनियों का उपयोग चित्र बनाने के लिए करता है जिसे सोनोग्राफ कहते हैं। एमआरआई, एक मौजूद चुंबक से जुड़े कंप्यूटर से शरीर के हिस्सों के विस्तृत चित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर एक मॉनिटर पर इन चित्रों को देख सकते हैं और जिन्हें फिल्म पर मुद्रित कर सकते हैं। ये सारा हम लोगों के जीवन में कभी न कभी कुछ चीजों का इनसे वास्ता पड़ा होता है, तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। एक्सरे जानते हैं, सीटी स्कैन और रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन, ये तो काफी ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हड्डियों के लिए, तो हम इस पर जाते हैं। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है और एमआरआई भी इसी तरह की, जो शरीर के अंदर बहुत ही गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए शरीर के अंदर कहाँ कहाँ बीमारी है पूरे बॉडी का एक स्कैन हो जाता है, एमआरआई करते हैं। नेक्स्ट है पीईटी स्कैन। पेट स्कैन, पीटी स्कैन रेडियोधर्मी सामग्री की एक छोटी सी राशि इंजेक्शन लगाने के बाद एक विशेष मशीन शरीर में के रासायनिक गतिविधियों को दिखाने के लिए चित्र बनाती है। कैंसर की कोशिकाएं कभी कभी उच्च गतिविधियों के चित्रों के रूप में दिखती हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टरों के लिए कैंसर की जांच करने के लिए बायोप्सी करने की जरूरत होती है। बायोप्सी के लिए पहचान वाले ट्यूमर के ऊतक का एक नमूना लिया जाता है और इसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पैथोलॉजिस्ट सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन ऊतकों को देखता है। कैंसर के उपचार की प्रक्रिया। कैंसर की चिकित्सा में शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, जीवाणुथेरेपी, जैविक थेरेपी शामिल है। कैंसर की स्थिति के प्रकार के आधार पर डॉक्टर एक या संयुक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं। बीमारी कितनी फैल चुकी है, रोगी की आयु, सामान्य स्वास्थ्य व अन्य तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। बायोप्सी नमूना कई विधियों से लिया जा सकते हैं। सुई के जरिए ऊतक और तरल पदार्थ निकालने के लिए डॉक्टर एक सुई का उपयोग करते हैं। एंडोस्कोपी के जरिए शरीर के अंदर के क्षेत्रों को देखने के लिए डॉक्टर एक पतली रोशन ट्यूब एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। डॉक्टर ट्यूब के माध्यम से ऊतक कोशिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सर्जरी के जरिए सर्जरी से काटना या चीरा लगाया जा सकता है। काटे जाने वाली बायोप्सी में सर्जन पूरा ट्यूमर को हटा देता है। अक्सर ट्यूमर के आसपास के सामान्य ऊतकों में से भी कुछ को हटा देते हैं। चीरे वाली बायोप्सी में सर्जन ट्यूमर का सिर्फ एक हिस्सा हटाते हैं और यदि लक्षण या जांच परिणाम से कैंसर का संकेत मिलता है तो डॉक्टर यह पता लगाता है कि ये कैंसर की वजह से अथवा किसी और वजह से है। बायोप्सी मतलब शरीर के अंदर से छोटे टिश्यूज पीस लेना और उसको जांच करना। और ये कई तरीके से होती है, सुई के जरिए, एंडोस्कोप के जरिए। एंडोस्कोप एक पतला सा तार के जरिए डाला जाता है पेट के अंदर और मॉनिटर के ऊपर उसको वॉच किया जाता है कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है और कौन कौन सी जगह पे हमें वहां देखना है और बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ हमें ट्यूमर होने का संकेत मिलता है या हमें डॉक्टर को डाउट होता है और वो वहां से थोड़ा सा उसका सैंपल लेके और उसको रिसर्च के लिए भेजा जाता है। लेकिन सोडियम फ्लोराइड बॉन्ड स्कैन आधुनिक कंकाल एंटीग्राफी है जो कि पेट सीटी स्कैनर पर किया जाता है। परमाणु एमडीबी के बॉन्ड स्कैन की तुलना से यह बेहद संवेदनशील और बेहतर परीक्षण है। इसका उपयोग निम्नलिखित बीमारियों के लिए कई स्थिति में किया जा सकता है, जैसे कैंसर की पहचान वाले रोगियों के कंकाल मेटास्टेसिस, ये हड्डी के कैंसर फैलना, ये हड्डी टूटने की जांच करना जो नियमित रूप से एक्सरे पर नहीं देखा जा सकता।
हड्डी के संक्रमण की जांच जो नियमित एक्सरे पर स्पष्ट नहीं होते। कई अन्य ऑर्थोपेडिक अनुप्रयोगों जैसे खेल के दौरान चोट लगने, मेटाबॉलिक हड्डी रोग, पैकेट रोग आदि। यह कैसे पारंपरिक बोन स्कैन से अलग है? यह दिखाने के लिए सबूत पर्याप्त लेखन सामग्री की 18F सोडियम फ्लोराइड बोन स्कैन कंकाल के घाव का जल्दी पता लगाने के लिए पारंपरिक MDT। एक मिनट क्या ये बड़ा कैसे करूं? ये किसे इसको ये बार मेरा हाथ लग गया ना तो ये छोटा हो गया। ठीक है, आप ठीक है? आपके स्क्रीन पे अरे देखो मेरी स्क्रीन से ही चला गया। कैसे गया? नीचे टैब पे देख लीजिए, जो नीचे आइकॉन बने होगा। आ गया। कहाँ तक पहुंचे थे? एक MDF हड्डी स्कैन करने से बेहतर है। MDF बोन स्कैन के साथ उपलब्ध अतिरिक्त CT स्कैन डाटा संरचनात्मक जानकारी प्रदान करता है और एक सटीक जांच पद्धति में मदद करता है जो सही उपचार योजना में डॉक्टरों की सहायता करते हैं। यह कैसे किया जाता है? यह एक सरल जांच है जो एक छोटे बहुत ही संरक्षित 18 सोडियम फ्लोराइड की 4th इंजेक्शन IV इंजेक्शन साथ किया जाता है और स्कैन इंजेक्शन के आधे घंटे के भीतर किया जाता है। परीक्षण की तैयारी के लिए बोन स्कैन के लिए कोई बोन तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। स्कैन से पहले और उसके बाद आप सामान्य रूप से खाना पीना जारी रख सकते हैं। यदि आप कोई दवा लेते हैं और आप उन्हें लेना जारी रख सकते हैं। ये 18F जो है ये नॉर्मल जो हमारा हड्डियों का जो स्कैन होता है उससे भी ज्यादा फास्ट है और उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे छोटे छोटे हड्डियों को जो एक्सरे और जो दूसरे आम स्कैन से नहीं हमें पता चलता है वो 18F से पता चल जाता है। और इसकी प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि सिरिंज के IV इंजेक्शन के साथ लिया जाता है और जैसे इंजेक्शन देते हैं उसके आधे घंटे के भीतर इसको लिया जाता है। लेकिन इसमें किसकी जांच होती है? हड्डियों की या बोन मैरो की। हाँ जी, परीक्षण के लिए तैयारी। परीक्षण के लिए तैयारी। बॉडी स्कैन के लिए कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। स्कैन से पहले एक मिनट उसके बाद आप सामान्य रूप से खाना पीना जारी रख सकते हैं। यदि आप कोई दवा लेते हैं तो आप उन्हें लेना जारी रख सकते हैं। हालांकि मिलने से पहले समय तय करना अनिवार्य है। चेतावनी, गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्कैन नहीं किया जा सकता जब तक इलाज सलाहकार पर यह संकेत न दे। परीक्षा से गुजरने से पहले आप सभी संबंधित कर्मियों को सूचित करें। इंजेक्शन के बाद स्तनपान कराने वाली माता के लिए पूरे दिन बच्चे को दूध छुड़ाने की सलाह दी जाती है। प्रक्रिया क्या है? मरीज के हालत का संक्षिप्त इतिहास ले लिया जाता है और प्रासंगिक पिछली रिपोर्टों को एकत्र किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रोगी को एक आरामदायक पोशाक प्रदान की जाती है। IV कैनोला लिया जाता है और आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है। फिर उन्हें 30 से 60 मिनट के लिए एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा जाता है। मूत्राशय खाली होने के बाद रोगी को स्कैन के लिए ले जाया जाता है। 20 से 25 मिनट लेता है और स्कैन के बाद IV कैनुला हटा दिया जाता है। रोगी को कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है और कुछ हल्का नाश्ता दिया जाता है। पुरानी और नई रिपोर्ट नियत समय पर एकत्र की जाती है। 68 गैलियन पेट CT स्कैन। 68 गैलियन रोटा पेट CT स्कैन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नेट की जांच और प्रबंधन में सबसे कारगर होता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है? वे ट्यूमर को मुख्य रूप से GIT अंडाशय फेफड़ों जैसे अंगों को प्रभावित करते हैं। GIT और फेफड़ों के कार्सिनोइड ट्यूमर अंडाशय की इंसुलिनोमस गैस्ट्रिनोमस कुछ ऐसे ही नाम है
जिनमें से कुछ रोगियों में प्रचंड दर्द या फ्लश आदि के लक्षण मौजूद होते हैं और चिकित्सा विज्ञान में इन्हें कार्सिनोइड सिंड्रोम के रूप जाना जाता है। जो पेट से जुड़ा कैंसर होता है, रोगियों को, मरीज को दस्त लग जाते हैं जो कि दवाई से ठीक नहीं होते, बार बार उन्हें जाना पड़ता है। और ये कैर्सिनोमस तरह के पेट में जो वो है उनके नाम जो हमारे अग्नाशय, जो हमारा अग्नाशय यानी जहाँ पर हमारा भोजन हमारा पचता है, वहाँ पर इस तरह के कैंसर होते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं, उनको जांचा जाता है। ठीक है, क्या है? 68 बिलियन डोटा पैट स्कैन एक घंटे की अर्धायु स्थिति है जिसमें उत्सर्जित रेडियो न्यूक्लाइड पेस्टिसाइड के से टैग होते हैं जो ट्यूमर के कुछ निश्चित समूह में मौजूद इन रिपोर्ट्स वाली कोशिकाएं बंध जाते हैं जिन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कहा जाता है। इनका इस्तेमाल इन ट्यूमरों को पता लगाने में, उपचार के विकल्प तय करने से पहले इनकी अवस्था ज्ञात करने तथा उपचार का प्रभाव और पुनरावृत्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। 68 गैलिनियम डोटा पेप्टाइड इंजेक्शन के बाद किया गया पैट सीटी स्कैन 68 डोटा पेप्टाइड पैट सीटी स्कैन कहलाता है। यह है कैसे के साथ तुलनीय और सीटी स्कैन और एमआरआई से अलग है। यह एक कार्यात्मक गियर चयापचय स्कैन है जो कि सीटी और एमआरआई जैसे नियमित रूप वाली पारंपरिक इमेजिंग से अधिक बहुत अधिक संवेदनशील और नेट की विशिष्टता प्रदर्शित करता है। यह रोगियों के उपचार के लिए विकल्प के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है और उपचार की प्रतिक्रिया की जानकारी पाने में सहायता करता है। पूर्व परीक्षण सावधानियां क्या है? अगर मरीज की पहले से ही नैदानिक सीटी हुई है तो कोई तैयारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर रोगी को 68 गैलियम पैट के साथ सीटी की आवश्यकता है तो 2 घंटे का उपवास अनिवार्य है। इसके दुष्प्रभाव क्या है? 68 गैलिनियम डेटा पेप्टाइड बिल्कुल सुरक्षित है, इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये सामने हमने उन टेस्टों के बारे में पढ़ा जो हमारे कैंसर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जो नई नई आधुनिक तकनीकियां और ज्यादा डेवलप हुई हैं उनके बारे में। पहले सीटी स्कैन होता था, अब ये 68 पेट और डोटा इस तरह के स्कैन हो गए हैं। तो नई नई तकनीकें जिसके बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है रोगी के मर्ज के बारे में कि इसका कैंसर कहाँ है और उसका कैसे उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर को मदद मिलती है इलाज करने में। आगे है ब्लड कैंसर, अधिस्वेद रक्तता या ल्यूकेमिया, रक्त या बोन मैरो का कैंसर। इसके रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, विशेषकर सफेद रक्त कोशिकाएं। अत्यधिक खून बहना, एनीमिया, बुखार, जराई, रात्रि स्वेद या नाइट स्वेद और फ्लू जैसे अन्य लक्षण, कमजोरी और थकान, भूख न लगना, वजन कम होना, मसूड़े में सूजन, उनसे खून निकलना, तंत्र के लक्षण, सिर दर्द, बढ़ा हुआ जिगर या प्रिय, आसानी से खरोच लगना और अक्सर संक्रमण होना, जोड़ों में दर्द, सूजा हुआ गल ठंडी यानी कि टॉन्सिल। ये सारे आम बीमारी में भी कुछ ऐसा हो जाता है। मान लो ज्यादा थोड़ी सी भी चोट लगी तो उसको बहुत ज्यादा खून बहना, और जब ज्यादा खून बहता है या फिर बहुत ज्यादा खून की कमी का होना, अक्सर बुखार रहना, जड़ाई मतलब जरा सा भी हल्का सा भी ठंडा टेम्परेचर होने पे बहुत ज्यादा ठंड का अनुभव करना या फिर रात को पसीना बहना, इस तरह के लक्षण, बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान, बिल्कुल भी मतलब भूख ना लगना, जब भूख नहीं लगेगी खाना पीना नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वजन बहुत कम होगा, और गम्स में ब्लीडिंग
और सर दर्द तंत्र के लक्षण, सर दर्द और सर में हमेशा जकड़न जैसा रहना, स्प्लीन का बढ़ना, और जरा सा भी कुछ होना, हल्का सा भी हाथ में स्क्रैच लगना तो बहुत जल्दी खौंच लेना, या उसको घाव का ज्यादा बहुत जल्दी से घाव का लगना, ज्वाइंट पेन, सूजा हुआ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स गले में अक्सर टॉन्सिल्स का बना रहना। ये कभी कभी आम लक्षण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के लक्षण ज्यादा दिन तक रहे तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्तन कैंसर, महिलाओं में स्तन कैंसर आम बात है। महिलाओं में कैंसर से मृत्यु इसका दूसरा कारण है। किसी महिला के जीवन काल में स्तन कैंसर का अधिकतम औसत 9 में 1 होता है। स्तन में पिंड, स्तनग्राह या निप्पल विशेष स्राव, अंदर को धसे हुए स्तनग्राह, लाल, सूजा, स्तनों का बढ़ना, स्तनों का सिकुड़ना, स्तनों का सख्त होना, हड्डी में दर्द, पीठ में दर्द। अच्छा, ये कैंसर जो होता है, ये बता था कि पीढ़ी होता है। हमारे नोन में की मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी बेटी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनके जीते जी, और उनकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उनकी जो उसकी बेटे की बेटी थी उसको भी ये प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी, लेकिन वो क्योंकि इस बीमारी को भोग चुके थे, जैसे ही जरा सा भी उन्होंने इस लक्षण को देखा तुरंत उन्होंने डॉक्टरी जांच शुरू करी, दवाइयां लेनी शुरू कर दी, तो वो बच्चे अब ठीक है। तो कैंसर को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, जरा सा भी इसका सिम्टम्स लगे तो दिखाते रहना चाहिए। अव्वल तो पता नहीं चलता कि कैंसर है या नहीं, तो अपने जीवन शैली को नियमित रखना चाहिए। फिर भी अगर कुछ भी अगर असामान्य रूप में दिखे तो हमें उसकी तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। जोखिम कारक, स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास, महिला की आयु बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ना, गर्भाशय कैंसर की कोई पूर्व घटना, पूर्व स्तन कैंसर विशेष परिवर्तन या कहाँ गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया पता नहीं, एक गायब हो गया। हाँ, पता नहीं कैसे क्या हुआ ये, एक सेकंड में देखती हूँ, जरा दोबारा से करती हूँ। हल कर लेंगे मैम। बहुत पीछे है, आपके पास पीडीएफ नहीं है? एकदम से यहाँ पे लाइट जरा फ्लक्चुएट हुई है, उस वजह से नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। आपके पास पीडीएफ है? मैम मेरी पीडीएफ में एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो फोन से काम चला रही हूँ। अच्छा, अब वो शेयर तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं साइन वो कर रही हूँ, मैं ये अभी उस पे ज्वाइन मीटिंग कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन नहीं करने दे रही। कोई मैम, हाँ 15 मिनट ही बचे हैं। नहीं, फिर कोर्स पूरा नहीं होगा, बड़ा टाइम कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। आप देखो, मैं पढ़ दूँ इसको फिर है? ठीक है मैम, आप पढ़ दीजिए। कोर्स पूरा होना चाहिए। हाँ, जोखिम कारक, आवाज आ रही है ना? यस मैम। जोखिम कारक, स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास, महिला की आयु बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ता है। गर्भाशय कैंसर की कोई पूर्व घटना, पूर्व स्तन कैंसर, विशेष परिवर्तन तथा पहले की स्तन की बीमारी, अनुवांशिक खराबियां या परिवर्तन, 12 वर्ष से कम आयु में मासिक धर्म होना, 50 वर्ष की आयु के बाद रजोनिवृत्ति या संतानहीनता, या फिर शराब, अति वसायुक्त भोजन, अधिक रेशेदार भोजन, धूम्रपान, मोटापा, या पूर्व में गर्भाशय या कोलोन कैंसर। इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उसके ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या कोई अनुवांशिक हो, या फिर पीरियड्स बहुत जल्दी आ गई हो, या फिर रजोनिवृत्ति हो गई हो, इस तरह, या फिर परिवार के अंदर किसी को कैंसर हो, तो इस तरह की कैंसर की घटना जोखिम जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उपचार, स्तन कैंसर का उपचार 3 बातों पर निर्भर करता है। यदि महिला रजोनिवृत्ति हो चुकी है, स्तन कैंसर कितना फैल चुका है, स्तन कैंसर की कोशिकाओं का प्रकार क्या है, ये सारे टेस्ट के जरिए पता चलता है।
कि स्तन कैंसर कितना फैलता है। कई बार कुछ टिश्यूज हटाए जाते हैं ब्रेस्ट के या फिर कई बार पूरे ब्रेस्ट। कैंसर कहाँ हुआ है, लसिका गांठ या लिम्फ नोड में कैंसर किस तरह से फैल रहा है और ये सब कैंसर कैसे फैलता है जब हमारा लसिका तंत्र जो है वो हमारा बीमारियों से ग्रस्त होता है। जो खून रिसता है हमारी नलिकाओं में उसको वो जो तरल पदार्थ होता है वो हमारा लसिका तंत्र होता है और ये हमारे शरीर को जीवन को चलाने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इसके अंदर जरा से भी बीमारी बनती है तो तुरंत कैंसर बनने में देर नहीं लगती। दूसरे स्तर में कैंसर कहाँ तक फैला है, अन्य इंद्रिय जैसे हड्डी या मस्तिष्क में कैंसर कहाँ तक फैला है, क्योंकि ये लसिका तंत्र से फैलता है इसलिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जल्दी से जल्दी फैलता है। कोशिकाओं के प्रकार में कुछ कोशिकाएं बहुत जल्दी फैलती हैं जबकि कुछ देरी से। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं में भी अभिग्रहक रिसेप्टर होते हैं जो स्तन कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं। उपरोक्त बातों पर विचार करने के लेने के बाद डॉक्टर निम्नलिखित में से किसी एक का निर्णय लेता है। बीमारी अगर शरीर के अंदर है तो उसका इलाज भी होता है। हमें अच्छी सेल्स जो है उनको बढ़ावा देने के लिए रूटीन हम अपना ठीक रखना चाहिए, खाना पीना अपना ठीक रखना चाहिए, मसालेदार खाने को बंद कर देना चाहिए और जिससे हमारे सेल को ऊर्जा मिले हमें ऐसा खाना यानी कि सादा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। गांठ और स्थानीय कोशिकाओं को निकाल डॉक्टर क्या निर्णय लेता है, गांठ और स्थानीय कोशिकाओं को निकाल दिया जाए। साथ ही यह भी विचार करता है कि रेडिएशन दिया जाए या नहीं दिया जाए या पूरे स्तन को ही निकाल दिया जाए। रोकथाम, हर माह स्वयं अपने स्तनों की जांच करें, अपने चिकित्सक द्वारा वार्षिक स्तन परीक्षण कराएं, पौष्टिक पदार्थ का भोजन। एक उम्र के बाद छुट्टी के बाद इस तरह की जांच खुद भी करनी चाहिए और कभी कभी डॉक्टर से भी मिलते रहना चाहिए जिससे कि हमें बीमारी आने से पहले पता चल जाए। लक्षण जरा भी हो तो हमें तुरंत पता चल जाए। यदि यह आशंका हो कि आपको स्तन कैंसर है तो तत्काल अपने डॉक्टर से परामर्श लें। स्तन कैंसर ठीक हो सकता है बशर्ते कि इसका उपचार शीघ्र हो। यदि इसके निदान में देरी हुई तो मृत्यु तक हो सकती है। मुख का कैंसर यानी कि ओरल कैंसर। मुख का कैंसर मुंह के कैंसर का एक प्रकार है जिसमें कैंसरयुक्त ऊतक मुख गुहा में विकसित हो जाते हैं। मुख या मुंह के कैंसर में सबसे अधिक जीभ शामिल है। यह मुंह के ऊपरी हिस्से या ठोस गालों के अस्तर या गालों के अस्तर यानी गालों के अंदर का हिस्सा, जिंजावाई या मसूड़ों, होंठों या तालों या मुंह के ऊपरी हिस्सों पर भी हो सकता है। अधिकांश मुंह के कैंसर माइक्रोस्कोप के नीचे तेज समान दिखते हैं तथा उन्हें स्वकामस सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मुख के कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है। स्क्वामस सेल शरीर के चारों ओर कई जगहों में पाए जाते हैं जिससे मुंह का भीतरी और त्वचा का निचला हिस्सा शामिल होता है। मुंह कैंसर के कम सामान्य प्रकारों में निम्नलिखित शामिल है जैसे ओरल मैलिग्नेंट मेलानोमा जिसमें कैंसर मेलेनाइटमसाइटस कही जाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है जो कि त्वचा को रंग देने में मदद करती है। एंडोनोकार्सिनोमा कैंसर जो कि लार ग्रंथियों के अंदर विकसित होता है। जो हमारी लार ग्रंथियों के अंदर कैंसर विकसित होगा तो भोजन अवश्य तो खाया नहीं जाएगा लेकिन जो भी हम भोजन खाएंगे वो बीमारी युक्त जो लार से भोजन पचेगा वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमारे शरीर में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करेगा। लक्षणों में निम्नलिखित शामिल है। मुंह या जीभ की परत पर लाल या लाल और सफेद धब्बे, मुंह के अंदर एक से अधिक अल्सर जो कि 3 सप्ताह के बाद भी ठीक नहीं होते। अल्सर मीन्स गांठें या जख्म जो कि 3 सप्ताह तक भी ठीक नहीं होते। 3 हफ्तों से अधिक समय तक मुंह में सूजन हो सकती है। दर्द, निगलने में कठिनाई, गर्दन में लगातार दर्द, कर्कश आवाज भी बदल जाती है। अस्पष्टीकृत वजन बढ़ना, बिना कारण के वजन का कम होना या फिर बिना कारण के वजन का कम होना। स्वाद महसूस करने में असामान्य परिवर्तन, क्योंकि जीभ के ऊपर जख्म होते हैं तो कोई भी स्वाद जो है उसको महसूस नहीं कर सकते। कान में दर्द, ये नाक कान ENT सारे इकट्ठा जुड़ा हुआ है तो सारे चेहरे का सारी चीजें सारे ऑर्गन जो है वो प्रभावित होते हैं। गर्दन की लसिका ग्रंथियों या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है जब इस तरह का
कोई कैंसर वाली बीमारी होती है जिसके ऊपर जो लाल परत है उस पे लाल लाल धब्बे या सफेद धब्बे या फिर 3 हफ्ते तक उनका कोई भी जख्म जो रहता है वो ठीक नहीं होता, तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं और उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डीएनए म्यूटेशन के परिणामस्वरूप ऑपोजिन जो कि सामान्य कोशिकाओं को कैंसर नहीं ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है। कैंसर का एक कारण है, यह सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न जोखिम के कारक हैं धूम्रपान और अल्कोहल। धूम्रपान और अल्कोहल मुंह के कैंसर का सबसे ज्यादा बड़ा कारण माना जाता है। या फिर ये जो गुटखा वगैरह जो खाया जाता है, जो लोग अक्सर खाते हैं, मुंह कैंसर के 2 प्रमुख कारण सिगरेट पीना, धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद जैसे कि पाइप या सिगार पीना और अत्यधिक अल्कोहल का सेवन है। ये दोनों पदार्थ कैंसरकारी या कार्सिनोजेन, जिसका मतलब है कि इसमें रसायन होता है जो सेल में डीएनए को नष्ट कर देता है। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो डीएनए है हमारा, वही हमारा क्षतिग्रस्त होता है तो कैंसर की उत्पत्ति होती है। और तंबाकू वगैरह इसके अंदर जो भी इस तरह का कार्सिनोजेन ऐसा पदार्थ है जो हमारे डीएनए को ही नष्ट कर देता है, तो ये कैंसर उत्पन्न करता है। मुंह कैंसर का जोखिम किसी ऐसे व्यक्ति में अत्यधिक बढ़ जाता है जो कि अधिक धूम्रपान करता है या बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है। दोनों स्थितियों में जोखिम बढ़ जाता है। सुपारी के पेड़ से प्राप्त होता व्यसनकारी बीज होता तथा श्रीलंका और भारत जैसे कई दक्षिण पूर्व एशियाई समुदाय के लोगों के बीच व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उसमें कॉफी जैसा उत्तेजक या शक्तिवर्धक प्रभाव होता है। सुपारी में कार्सिनोजेनिक प्रभाव भी होता है जो कि मुंह के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। जब लोग सुपारी के साथ साथ तंबाकू भी चबाते हैं तो यह जोखिम और बढ़ जाता है। सुपारी खाने की परंपरा के कारण व्यापक पैमाने पर सामान्य जनसंख्या की तुलना में भारतीय प्रजाति तथा श्रीलंकाई समुदाय में मुंह के कैंसर की दर बहुत ज्यादा है। धुआं रहित तंबाकू। धुआं रहित तंबाकू सामान्य शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए किया जाता है, जैसे कि तंबाकू चबाना या नस्वार सूंघना, तंबाकू का पाउडर जिसे सूंघा जाता है। सूंघनी या सूंघनी तंबाकू का एक प्रकार है जो कि स्वीडन में प्रसिद्ध है, जिसे ऊपरी होंठ के नीचे रखा जाता है, यहाँ से धीरे धीरे आपके रक्त में अवशोषित हो जाता है। ये सब नशे की चीजें हैं, लेकिन ये कैंसर के सबसे बड़े कारक है। कैनबिस यानी कि गांजा या अफीम। कैनबिस पीना मुख्य कैंसर के जोखिम को बढ़ाने से जुड़ा है। कैनबिस पीने वालों को तंबाकू पीने वालों की तुलना में कैंसर से पीड़ित होने का जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि कैनबिस के धुएं में तंबाकू के धुएं की तुलना में टार का काफी स्तर अधिक होता है तथा टार कैंसरकारी या कैंसरजनक होता है। मानव पेपिलोमा और वायरस या एचपीवी। ठीक है, मानव पेपिलोमा वायरस एक वायरस का नाम है। एक ऐसे वायरस के परिवार का नाम है जो कि त्वचा और नर झिल्ली को प्रभावित करता है। यह आपके शरीर के गर्भाशय, गुदा, गुदा, मुंह और गले में दिखाई दे सकता है। कुछ प्रकार के एचपीवी संक्रमण के कारण कोशिकाओं में असामान्य बदलाव और ऊतकों में वृद्धि करते हैं, जो कि कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। खराब मुख स्वच्छता। इस बात का प्रमाण है कि खराब मुख स्वच्छता जैसे कि दंत क्षय, मसूड़ों के रोग, नियमित रूप से दांत ब्रश साफ न करना व खराब कृत्रिम दांत, नकली दांत लगवाने से भी मुख का कैंसर हो जाता है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने सही तरीके से नहीं लगाया तो थोड़ा सा भी जख्म है उसकी देख रेख ना की जाए तो वहां पे कैंसर बन जाता है। निदान बायोप्सी के बारे में हमने पहले पढ़ा था। कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या हुआ, अच्छा कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रभावित ऊतकों के एक छोटे से नमूने को निकालने की आवश्यक हो सकती है। इस प्रक्रिया को बायोप्सी के नाम से जाना जाता है। पंच। यदि ऊतकों का संदिग्ध प्रभावित हिस्सा जैसे कि जीभ या मुंह के अंदर का भाग आसानी से उपलब्ध है तो यह पंच बायोप्सी
का उपयोग किया जाता है उस हिस्से को सबसे पहले इंजेक्शन के माध्यम से बेहोशी की दवा या एनेस्थीसिया से शून्य किया जाता है। चिकित्सक प्रभावित ऊतक के छोटे से हिस्से को काट देगा और इसे चिमटी से निकाल लेगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी असुविधा महसूस हो सकती है। फाइन नीडल एस्पिरेशन। फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी या एफएनए बायोप्सी का एक प्रकार है। यदि गर्दन में सूजन या संदेह है जिनके परिणाम स्वरूप कैंसर हो सकता है, तो इस बायोप्सी का उपयोग किया जाता है। आगे पेन एंडोस्कोपी। पेन एंडोस्कोपी एक तकनीक है जो संदिग्ध ऊतक गले के पीछे नाक के छिद्रों में होता है। तब इस तकनीक का उपयोग बायोप्सी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब परीक्षण जिसमें निम्नलिखित का उपयोग शामिल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने जो भी पढ़ा, कैंसर पढ़ा, ब्लड कैंसर पढ़ा और इसके उपचार यही है कि संयमित जीवन शैली और इनके लक्षणों के बारे में पढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण है लक्षण। अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी बनती है तो इसके या फिर हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, इनके लक्षणों पे जरा एक भी लक्षण अगर हमें लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका निदान कराना चाहिए, बजाय कि बीमारी बढ़े। इससे पहले उसको रोकथाम करने के लिए हमें तत्पर हो जाना चाहिए। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके मैम। ओके पढ़ के देखना, कोई नहीं समझ में आ रहा पहले वाला भी जो हमने शुरू किया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग लिख के रखिए, फिर किसी क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।